तो आज तारीख है 18 सितंबर, और 18 सितंबर की पहली न्यूज़ तो यही आई है जीएसटी काउंसिल को लेके। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। अभी तो जीएसटी काउंसिल में कुछ फैसले लिए गए अलग अलग। और ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि पेट्रोल है वो जीएसटी में आ जाएगा, जीएसटी में पेट्रोल को ला दिया जाएगा। इस पे बात भी हुई वैसे, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने मिलकर ये फैसला लिया कि नहीं, जीएसटी में पेट्रोल को नहीं लिया जाएगा। क्योंकि अगर ओवरऑल की हम लोग बात करें ना, कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार सबका मिला के तकरीबन 63-64% टैक्स लगाती हैं पेट्रोल पे इस समय। और अगर उसको जीएसटी में ले दिया तो जीएसटी की मैक्सिमम जो स्लिप है वो 28% है। उसमें भी अगर सेस भी जोड़ दोगे 5% तो भी 33 पे पहुंचेगी। तो 33 से ऊपर टैक्स लगा नहीं पाएंगे ये लोग। तो उस चक्कर में इन लोगों ने जीएसटी काउंसिल में पेट्रोल को नहीं डाला। लेने की सोची जा रही थी, बट नहीं लगाया गया। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें अलग अलग चेंजेस आए हैं। जैसे हम देखते हैं एक जो मस्कुलर एंट्रोफी ड्रग होता है, हम लोग देखते हैं बच्चों को मस्कुलर एंट्रोफी की प्रॉब्लम आ जाती है, उनको 16-16 करोड़ के इंजेक्शन लगते हैं। तो उसमें जो जीएसटी भारत सरकार लगाती थी उसको हटा दिया गया है, कि जो मस्कुलर एंट्रोफी ड्रग है उनमें अब जीएसटी भारत में नहीं लगेगा। वहीं हम बात करते हैं जो फूड डिलीवरी एप्स होते हैं, जोमेटो हुए, स्विगी हुए। इनमें क्या होता था कि जोमेटो स्विगी वालों से हर ऐप, मतलब जैसे एक ऐप है, ऐप पे जब हम ऑर्डर कर रहे हैं कोई भी चीज या कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले जीएसटी कलेक्शन का काम, कि इस पर्टिकुलर ऐप से जितने भी जीएसटी कलेक्ट की जा रही है, तो हम वो ऐप से किए हुए ऑर्डर की जीएसटी अलग कलेक्ट करते थे, और फिर कंपनी की कमाई की जीएसटी अलग 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 कलेक्ट करते थे। तो क्या करते थे, मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल जोमेटो कंपनी है, तो जोमेटो कंपनी का जो ऐप है उससे उसने जितने ऑर्डर्स किए हैं उसकी जो टोटल जितना उसने फायदा किया उसका जीएसटी हम अलग लेते थे, और फिर कंपनी के फायदे की जीएसटी अलग लेते थे। फायदा कंपनी के फायदे में ऐप का फायदा जोड़ा नहीं जाता था, वो अलग रहता था, वो अलग चीज है। लेकिन अब सरकार ने कहा ये अलग अलग हम लोग जीएसटी नहीं लगेंगे, ऐप की जीएसटी अलग ले, कंपनी की जीएसटी अलग ले। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी भी है ना जिनके ऐप छोटे छोटे अलग चल रहे हैं, और 4-5 प्रकार के अलग अलग ऐप चल रहे हैं, और कंपनी कोई अलग ही काम कर रही है। तो ऐसी भी कंपनियां हैं। तो इस वजह से सरकार ने कह दिया है कि जो जितने भी फूड डिलीवरी के ऐप है उनकी हम केवल अब कंपनियों से ही डायरेक्ट जीएसटी लिया करेंगे। अब जो ऐप की जीएसटी लेते थे वो नहीं लेंगे। और बाय द वे ऐसा नहीं है कि ऐप की जीएसटी नहीं लेंगे, ऐप की जीएसटी मिला के कंपनी से एक साथ मिलेंगे, दो जगह से अलग अलग नहीं लेंगे। जबकि मस्कुलर एंट्रोफी ड्रग है उसमें टोटल बंद कर दिए, लेकिन यहाँ पे जो फूड की डिलीवरी है इसमें हम लोगों ने बंद नहीं की है। फूड डिलीवरी ऐप की जो अलग से जीएसटी लेते थे केवल वो बंद कर दिए, साथ मिलेंगे। एक आया फुटवेयर को लेके फैसला, कि जो फुटवेयर्स होते हैं, फुटवेयर हुए या कपड़े वगैरह हुए, हम लोग देखते हैं इनमें जीएसटी को बढ़ा दिया गया है, जो 5 से बढ़ के अब 12% जीएसटी कर दी गई है फुटवेयर्स में। तो जितने भी हम देखते हैं जो जूते चप्पल हैं, ब्रांडेड जूते चप्पल आते हैं या जो कपड़े आते हैं, उनमें अब 12% जीएसटी लगेगी। और बाय द वे कपड़ों में पहले भी 8% का स्लैब था, तो कपड़ों में इतनी नहीं बढ़ी है, लेकिन फुटवेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़ी है। फुटवेयर में जीएसटी दुगने से भी ज्यादा बढ़ गई। और हम लोगों ने एक चीज और देखी थी ना, कि जब जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, तब राज्य सरकारों से ये कहा गया था कि जितना भी अभी राज्य सरकारें इनडायरेक्ट टैक्स वसूलती हैं, और जीएसटी आने के बाद में, क्योंकि जीएसटी आने के बाद में पूरा टैक्स सीधे केंद्र के पास जाता है, और फिर केंद्र राज्य सरकारों को उनमें से अपना हिस्सा देता है। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि जितना भी अंतर आएगा ना, कि जितना भी तुम लोगों का टैक्स कम होगा जीएसटी लागू होने के बाद में, वो जो भरपाई है वो केंद्र सरकार करेगी 2022 तक, 5 सालों तक। तो 2022 जुलाई में 5 साल होने वाले हैं, और केंद्र ने साफ कह दिया है कि हाँ, हम लोग स्टेट को अब कोई टैक्स नहीं देंगे जुलाई 2022 के बाद में। उसके बाद में तुम अब अपना अपना देखो। उसके बाद में जो भी अंतर आया करेगा, जो तुम्हारे जीएसटी लागू होने के पहले और जीएसटी लागू होने के बाद जो टैक्स में अंतर होगा, वो अब केंद्र सरकार अब और नहीं भरेगी, बस 5 साल तक ही भरेगा। तो ये कुछ फैसले हैं जो जीएसटी काउंसिल में लिए गए। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। वो आई है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर। देखो, हम लोग देखते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की नियुक्ति की गई। चीफ जस्टिस जो अलग 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 छोटी छोटी जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें 8 हाई कोर्ट के भी जो मेन जजेस हैं उनको 8 को नियुक्त किया जा रहा है। 16 जजेस की हाई कोर्ट में नियुक्त की जा रही है। तो मतलब
जो कॉलेजियम है वो पूरी दम से लगा हुआ है जितनी भी खाली पोस्टें हैं उनको भरने में। पिछले एक महीने में अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, सेशन कोर्ट की बात करें, तो 100 से ज्यादा खाली पड़ी हुई जजेस की पोस्टें भर दी गई हैं पिछले एक ही महीने में। और वैसे देखा जाए बहुत अच्छी बात है, भरी जानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस बहुत पेंडिंग हुए हैं। और थोड़ी सी अगर बात कर लें तो ये कैसे भरी जाती है, तो आर्टिकल नंबर 124(2) से हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है। आर्टिकल नंबर 217 से हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाती है। और आर्टिकल नंबर 274 ए से 274 ए से हम लोग जो एडहॉक जजेस होते हैं कि टेम्परेरी रूप से यहाँ के जजेस थोड़ी देर के लिए थे बुला लिए, तो वो टेम्परेरी जजेस की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 274 ए से की जाती है। तो दैट्स ऑल, यही जानना हमने जरूर था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए इंडियन रेलवे को लेकर कि इंडियन रेलवे में मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं। अब मेजर चेंजेस कैसे, हम जो हमारे प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है संजू सयाल, उनसे सरकार ने कहा था कि ये चेंजेस कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इनका ड्राफ्ट बना के भेजो। तो उन्होंने एक प्रपोजल भेजा है रेलवे में चेंजेस लाने के लिए। अब इस प्रपोजल में क्या क्या है देखो, हम देखते हैं CORE कोर करके एक कंपनी है जो रेलवे के लिए काम करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाती है। COFMOW जो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप को बढ़ाने में, मॉडर्नाइज करने में, जो कोच वर्कशॉप है या मान लो उनकी स्लीपर वर्कशॉप है या रेलवे के इंजन की वर्कशॉप है, उनको मॉडर्नाइज कैसे करना है, इनके लिए काम करती है COFMOW। एक तीसरी कंपनी है क्रिस करके, CRIS, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को डेवलप करती है रेलवे के लिए। और एक कंपनी और है IROAF, जो अल्टरनेट फ्यूल बनाती है रेलवे के लिए, या जो रेलवे के लिए अलग अलग एनर्जी या फ्यूल के लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज करती है, उनको बढ़ावा देती है। तो ये 4 अलग अलग कंपनियों को बंद किया जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि रेलवे में इनको बंद कर दिया जाएगा और इनके काम दूसरे जो रेलवे के और महकमे हैं उनको दे दिया जाएगा, इनको चलाने का कोई सेंस नहीं है। ऊपर से रेलवे के जो स्कूल्स हैं, हम देखते हैं रेलवे के जो सरकारी रेलवे के जो लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रेलवे स्कूल्स अलग से बने हुए हैं। तो रेलवे स्कूल्स को बंद करने की बात कही जा रही है और उनके जितने भी बच्चे होंगे रेलवे स्कूल्स के, वो केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट्स, देखो हम लोगों ने अभी देखा था कि जो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन करके आया था उसमें 6 ट्रिलियन रुपीस के तकरीबन हम लोग प्रोजेक्ट दे रहे हैं प्राइवेट लोगों को। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो जब रेलवे के हैं जो प्राइवेट लोगों को दे दिए जाने चाहिए। प्लेटफॉर्म हुए, रेल को चलाना हुआ, खाने पीने का हुआ, ये तो बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट। और एक चीज और है, एक शुरू की गई है रेल कौशल विकास योजना। देखो हम देखते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वो एक एपेक्स स्कीम है, ठीक है, उसके अंतर्गत ही रेल कौशल विकास योजना शुरू की गई है। अब रेल कौशल विकास योजना क्या है कि तकरीबन 50,000 लोगों को रेलवे के अलग अलग जो तकरीबन ऐसी 4 प्रकार की पोस्ट है, जो वेल्डर की पोस्ट हुई, वेंडिंग मैन की पोस्ट हुई, सफाई कर्मचारी की पोस्ट हुई, या जो लोग ये करते हैं क्या ट्रेन की पटरियां सही करते हैं उन लोगों की पोस्ट हुई, या लाइनमैन की पोस्ट हुई। तो ऐसे ये छोटे छोटे पोस्टें हैं जो कि 10वीं के पास ऊपर के लोगों, जो हम देखते हैं ना RRB ग्रुप डी, तो ग्रुप डी की जो पोस्टें होती हैं, ऐसे लोगों को 50,000 लोगों को चुना जाएगा रेल कौशल विकास योजना के तहत, और उन 50,000 लोगों को ग्रुप डी की जितनी भी पोस्टें होती हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और बाद में 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में उनको रेलवे में डायरेक्ट जॉब दे दी जाएगी। और ये जॉब में भी सरकारी होगी कि नहीं होगी, कितना रुपए मिलेगा, देखो सरकारी से तो कम ही रुपए मिलेगा, हम जानते हैं, सिंपल सी बात है। सरकारी होगी भी नहीं, इनको टेम्परेरी बेसिस पर रखा जाएगा, क्योंकि रेल कौशल विकास योजना के तहत लगातार नए लोग भी आते रहेंगे। ऐसा भी नहीं यार, 3-3 साल की ट्रेनिंग देकर उनको नए नए लोग आते भी रहेंगे, और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। यही सब बातें हैं। तो संजू सयाल हमें याद रखना है, जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने ये प्रपोजल लेके आया है भारत सरकार के कहने पर, और इसमें ये सारे चेंजेस हैं जो भारतीय रेल में किए जा रहे हैं। तो एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए थानू जो पद्मनाभन है। अब थानू पद्मनाभन कौन है? इंडिया के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है थानू पद्मनाभन करके, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। बाय द वे हम देखते हैं कि इंडिया में जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी की बात कर लें
या जो रिसर्च पेपर, अगर हम कहते हैं किसी भी साइंटिस्ट जिसने आज तक सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हो जो इंडियन हो, तो वो भी थानू पद्मनाभन ही थे। उन्होंने तकरीबन 3,000 अलग अलग रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और 10 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, तो उनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई है। तो दैट्स ऑल, ये एक छोटी न्यूज आई है। एक नेक्स्ट न्यूज आई है बाइडेन को लेकर, कि जो बाइडेन ने कहा है कि जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है, देखो ये केवल यूएस नहीं कर रहा, यूएस और यूके दोनों मिलके करेंगे। कि जो ग्लोबल मीथेन है, हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल मीथेन का जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से मीथेन की वजह से ही केवल हम देखते हैं कि तकरीबन 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा 2025 तक। तो अगर उनको हमें कम रखना है तो मीथेन का प्रोडक्शन और साथ साथ में उसका कंजप्शन दोनों कम करना होगा। अब इनके लिए क्या किया जा रहा है, यूएस और यूके दोनों मिलके ग्लोबल मिथेन प्लेज लेके आने वाले हैं। इसमें किया जाएगा ना कि 2030 तक तकरीबन जो 1/3 मिथेन जितना भी अभी यूज किया जा रहा है ग्लोबली, उसको 1/3 कम करने की बात कही जा रही है। देखो हम जानते हैं कुछ दिनों बाद ग्लासगो में मीटिंग होने वाली है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो यूएस और यूके मिलके उसमें ग्लोबल मिथेन प्लेज करके एक प्रोग्राम लेके आएंगे, जिसका मोटो ही ये होगा कि सारे के सारे देशों को 2030 तक अपनी टोटल मिथेन जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसको 1/3 तक कम कर देना है। अ, और इसको अब ये भी कहा जा रहा है कि जो मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट करके एक संस्था है यूएस की, उसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, मतलब बनाया गया और उसके द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसा करना चाहिए। अब हम मिथेन की बात कर लें तो मिथेन हम जानते हैं कि CH4 को मीथेन कहा जाता है और फ्लेमेबल होती है। मिथेन मिथेन का फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड से 84 टाइम्स ज्यादा खतरनाक होती है अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंपेयर करें तो। और मतलब जितनी मिथेन अगर तुम बिछा दो उसकी तुम्हें 84 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बिछानी पड़ेगी उतना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ओवरऑल में जो मीथेन का उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है। अब देखते हैं जब ग्लासगो मीटिंग होगी तब कौन कौन सी और चीजें आती हैं। काफी देश ऐसे हैं जो अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, बस ये यूके और यूएस दोनों मिलकर ला रहे हैं, तो इस वजह से इसकी पास होने के चांसेस ज्यादा है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो भाई न्यूजीलैंड की टीम को लेके, कि देखो अभी हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ में वैसे भी कोई क्रिकेट मैच खेलता नहीं है उनकी मतलब ग्राउंड पे पाकिस्तान में जाकर। अभी न्यूजीलैंड की टीम थी जो गई भी थी खेलने के लिए, तो वो वहां पे रही, कुछ दिनों तक रही और उसके बाद में वो लोग वहां से निकल गए। निकल जाने से मतलब ये है कि वहां पे जब जाती है टीमें तो देखा जाता है कि सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो वहां पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पाई गई, इस वजह से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में जो खेलने गई भी थी क्रिकेट मैच वनडे खेलने गई थी, वो पाकिस्तान से बिना खेले ही वापस लौट गई है। और बाय द वे ऐसा नहीं है ब्रो, लिटरली उन लोगों ने आर्टिलरी टैंक उतार दिए थे सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने कि हाँ ये मैच तो होना ही चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, हेड द एंड चली गई वापस टीम। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो वो आई है प्लेट्रियम इनोवेटिव चैलेंज को लेके। देखो अब ये प्लेट्रियम इनोवेटिव चैलेंज क्या है, अपनी भारत सरकार ने लॉन्च किया है और जो स्टार्टअप्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के इंटरप्रेन्योर्स हैं, नए स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, उन लोगों को ऑटोमेट कैसे करना है, उन लोगों को ऑटोमेट मतलब उन ऐसे स्टार्टअप्स में ऑटोमेशन को बढ़ावा देना, जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, और सरकार उनमें अलग अलग मदद कैसे करेगी, इन सबको लेके ये प्लेटरियम इनोवेशन लॉन्च किया गया है। अब इसमें क्या होगा ना, जो नए स्टार्टअप्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जो ऑटोमेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सरकार पिक करेगी और हो सकता है थोड़ी बहुत वित्तीय सहायता दे सरकार उनको। अब देखने वाली बात होगी ये कैसे होगा, अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल आई नहीं है, बस ये चैलेंज जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो ये चाइना को लेकर, कि जो एशिया पैसिफिक की जो 11 कंट्रीज हैं उनके साथ में चाइना ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए कहा है। मतलब जो एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसमें 11 कंट्रीज अलग अलग हैं, जो कनाडा वगैरह हुई, हाँ, और ऑस्ट्रेलिया हुई, यूएस हुआ, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ऐसे रही।
तो उनसे एफटीए करने के लिए चाइना ने प्रपोजल रखा है 11 अलग अलग कंट्री से। और अगर ब्रो सिंपल सी बात है कि चाइना से एफटीए साइन करना बहुत खतरनाक हो सकता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि चाइना अपना लो कॉस्ट जो माल होता है उसको डंप करने के लिए बहुत फेमस है और दूसरे देशों में। तो एफटीए करने से देश उससे डरते हैं। बट चाइना का मानना ये है कि एफटीए हो जाएगा एशिया पैसिफिक के 7 देशों के साथ हमारा। अब देखते हैं किसके साथ हो पाता है किसके साथ नहीं, ये तो आने वाले समय बताएगा। बस एक न्यूज थी जो आज द हिंदू में आई थी। एक नेक्स्ट न्यूज है जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है आज, कि तेलंगाना में 16 सितंबर को लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाना शुरू करने वाला है। अब इसको लिबरेशन डे के रूप में क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद को ऑपरेशन पूलो के द्वारा इसी दिन तेलंगाना में ज्वाइन किया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि हैदराबाद में निजाम थे, वो भारत में हैदराबाद को नहीं मिलाना चाहते थे। फिर बाद में हमारे जो लौह पुरुष हैं उन्होंने मिलाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उन्होंने मिलाया था। और ब्रो कितनी बड़ी बात होती थी कि उस टाइम पे 20,000 सोल्जर्स तकरीबन हमारे थे, और 30,000 सोल्जर्स थे। इंडियन आर्मी के पास में 30,000 सोल्जर्स थे, और हैदराबाद अकेले के पास में तकरीबन 22,000 सोल्जर्स थे। और इंडिया के सारे सोल्जर्स तो भेजे नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है, हैदराबाद का काम करने, क्योंकि पाकिस्तान का डिवाइड भी उसी समय हो रहा था। तो उसी वजह, और फिर जितने भी सोल्जर्स थे हमारे जितने भेजे गए थे उनने भी वहां के निजाम को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था, केवल केवल 2 दिन में ऑपरेशन पूलो के तहत। और निजाम तो हम जानते हैं कि निजाम नाम मुगलों ने दिया था, और तब से ही वो निजाम चले आते, मुगल खत्म हो गए थे, नहीं निजाम खत्म नहीं हुए थे। तो दैट्स ऑल। बस लिबरेशन डे 16 सितंबर को तेलंगाना में क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि हैदराबाद को इंडिया में ज्वाइन किया गया था उसी दिन, इसलिए। अब एक नेक्स्ट न्यूज आई है इसरो से, कि इसरो का देखो, इस समय हम देखते हैं कि इसरो का जो GSLV MK3 है वो सबसे बड़ा रॉकेट है। इससे बड़ा कोई रॉकेट अभी तक हम लोगों के पास में नहीं है GSLV MK3 के अलावा। उस रॉकेट को हम लोग रीयूजेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि स्पेस एक्स की बात कर लो, उसने फैल्कन वगैरह रॉकेट है वो ऐसे बना लिए हैं जो जाके लॉन्च भी कर देते हैं सैटेलाइट्स को, और लौट के वापस पृथ्वी पे आ भी जाते हैं। तो बहुत ज्यादा कोस्ट कटिंग हो जाती है, और बहुत ज्यादा वो कोस्ट एफिशिएंट बन जाते हैं इस वजह से। क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं ना, 4 लोगों को, अभी 4 एमेच्योर लोगों को, मतलब वो लोग एस्ट्रोनॉट नहीं है, उनको फैल्कन 12 है शायद में भी, उससे लॉन्च किया गया, फैल्कन रॉकेट से ही लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। और वो लोग अर्थ का एक चक्कर लगा के पूरा स्पेस में, और लौट के अर्थ पे वापस आएंगे। तो अभी ये किया गया स्पेस एक्स के द्वारा, और स्पेस में पहुंचाने वाले उसमें तकरीबन तकरीबन 20 से 30% कोस्ट कटिंग कर दी उन लोगों ने, केवल इसी वजह से कि वो रॉकेट रीयूजेबल है, वो वापस पृथ्वी पे आ गया, और अब उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है दूसरे लॉन्च में भी। तो इसरो भी अपने GSLV MK3 को रीयूजेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि स्पेसएक्स कर रही है। और अब हम देखते हैं चंद्रयान 2 भी हम लोगों ने GSLV MK3 से ही लॉन्च किया था बाय द वे। और अगर ओवरऑल बात की जाए ना, तो अभी तकरीबन तकरीबन हम लोग 8 गुना पीछे हैं, थोड़ा बहुत पीछे तो भी नहीं है, 8 गुना पीछे हैं। कि अभी हमारे रॉकेट इतने दमदार भी नहीं है कि कई कई हजार किलो जो वजन है उनको लेके स्पेस में जा सके। लेकिन इंडिया इस पे काम कर रहा है, और मे भी आने वाले समय में हो सकता है हम लोगों को और भी दमदार रॉकेट्स देखने को मिले। तो दैट्स ऑल, ये एक छोटी न्यूज थी। अब एक एडिटोरियल आया है कि जुडिशियरी और सरकार के फ्रिक्शन को लेकर। देखो हुआ क्या ना, अभी हम देख रहे हैं ट्रिब्यूनल्स। देखो पहले जो ट्रिब्यूनल्स की बात कर लेते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 होने से पहले कोई भी ट्रिब्यूनल इंडिया में नहीं होता था। 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में लाया गया, और इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए। एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 323A, और दूसरा है आर्टिकल 323B। इन दोनों आर्टिकल के तहत इंडिया में ट्रिब्यूनल्स की घोषणा की गई। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम लोग देख रहे थे बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, उन पेंडिंग केसेस को कम करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में फैसला देने के लिए उसके एक्सपर्ट की जरूरत है, तो वो एक्सपर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, केसेस को जल्दी रिजॉल्व करने के लिए, लोगों के लिए आसानी बनाने के लिए हम लोगों ने ट्रिब्यूनल्स बनाना स्टार्ट किए थे। अब हुआ क्या ना, अभी CGI जो हमारे रमन्ना जी हैं उन्होंने भी कहा है कि सरकार ट्रिब्यूनल्स को नपुंसक बनाना चाहती है।
सरकार चाहती है कि ट्रिब्यूनल्स खत्म हो जाएं, ऐसी बात सीजीआई ने कही है। और बाय द वे कल के पेपर में हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया है कि ट्रिब्यूनल्स की नियुक्ति अगर सरकार अगले आने वाले 2 हफ्ते में नहीं करती है तो फिर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो दायरा है उनसे बाहर निकल के फैसले लेने पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट हो गए। ऊपर से हम लोग एक चीज और देखते हैं कि एआईएस शीमा जो है उनको समय से पहले ट्रिब्यूनल से हटा दिया सरकार ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी उनको बनाना चाहिए, उनका टेन्योर बचा हुआ है अभी, फिर भी उनको हटा दिया। और एम वेणुगोपाल जिनको कहीं से भी किसी भी ट्रिब्यूनल में रखने के लिए नहीं कहा है, सरकार उनको नियुक्त कर दे रही है ट्रिब्यूनल्स में। तो मतलब सरकार अपने मन से अध्यक्ष ट्रिब्यूनल्स के जो सदस्य हैं सरकार अपने मन से हटा दे रही है, सरकार अपने मन से नियुक्त कर दे रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है कि नहीं इनको बने रहने दो, इनको नहीं हटाओ, और इनको रखना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए, इनको हटाओ। तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। मतलब बेसिकली हुआ क्या ना, देखो ट्रिब्यूनल्स में होते हैं एक्सपर्ट और सरकार उनको नियुक्त करती है सुप्रीम कोर्ट की संतति पे, लेकिन जब वो नियुक्त किए जाते हैं तो एक्सपर्ट लोग अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर फैसला लेंगे और उनमें ज्यादातर फैसले ट्रिब्यूनल्स के सरकार के खिलाफ चले जाते हैं। तो वही है ना कि सरकार को ईगो आ जाता है कि मैंने ही तुम्हें नियुक्त किया और तुम हमारे ही खिलाफ फैसला देने लगे। तो वो एक केस है कि इस वजह से सरकार नहीं चाहती कि ये ट्रिब्यूनल्स चले, सरकार चाहती है कि ट्रिब्यूनल्स अगर खत्म हो रहा हो तो खत्म ही हो जाए। एक समयबद्ध सटीक न्याय के लिए हमें ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है। हम चाहते हैं कि जुडिशियरी की परिधि बनी रहे, जुडिशियरी की प्रायिकता बनी रहे, तो उसके लिए हमें ट्रिब्यूनल्स की जरूरत है। जुडिशियरी को अपने दायरों से बाहर जाके सरकार से लड़ना पड़ रहा है ट्रिब्यूनल्स को जिंदा बनाए रखने के लिए। तो ये कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सरकार जुडिशियरी के बीच में, हम देख सकते हैं। देखो जुडिशियरी ने एक सिंपल सी बात और कही है इसमें, इसी आर्टिकल में एक चीज और है कि नेशनल कमीशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स बनाया जाए। अब ये नेशनल कमीशन ऑफ ट्रिब्यूनल क्या होगा, ट्रिब्यूनल्स के लिए एक अलग से आयोग बनाया जाए जो ये देखेगा कि किस ट्रिब्यूनल में कितनी वैकेंसीज है, उसमें किसे नियुक्त करना चाहिए, किसे नियुक्त नहीं करना चाहिए, उसमें सीजीआई वगैरह ट्रिब्यूनल में होने चाहिए हेड के रूप में, और वो उन लोगों को सरकार से परमिशन ना लेनी पड़े ट्रिब्यूनल में नियुक्त करने के लिए किसी को भी। इसलिए एक नेशनल कमीशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स बने जो ट्रिब्यूनल्स में खाली वैकेंसीज को देखे, जो ट्रिब्यूनल्स की प्रायिकता को देखे, ट्रिब्यूनल्स कैसे चलाए जाने, इन सब चीजों पर ध्यान दें, और जो एक लिमिटेड टाइम मैनर में ये काम करके दे। ऐसा नहीं है कि खाली पड़े हैं तो ट्रिब्यूनल सालों से खाली पड़े हैं, उनमें कुछ हो ही नहीं रहा, कोई जज ही नहीं है उनमें। तो ओवरऑल में ट्रिब्यूनल को लेकर आजकल बहुत बात चल रही है और मे भी शायद यूपीएससी इससे क्वेश्चंस बना सकते हैं, देखते हैं, वो तो पता ही पड़ेगा। अब एक नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करते हैं, वो है अफगानिस्तान को लेके। अफगानिस्तान को लेके एक दो एडिटोरियल तो आ ही जाते हैं डेली में, और अच्छा भी एडिटोरियल। देखो हम बात करें ना ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर, तो ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर किसने कहा था, यूएस ने कहा था कि हम शुरू करेंगे और सारे टेररिज्म खत्म करेंगे, ग्लोबली खत्म करेंगे, ये वो प्लान कर। हम देखते हैं कि जो 33 मेंबर्स है वो अफगानिस्तान में जो इंटरिम गवर्नमेंट में नियुक्त किए गए, उनमें से 17 तो ऐसे लोग हैं जो यूएस के द्वारा खुद से ही बहुत बड़े टेररिस्ट माने गए हैं, जिनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया है यूएस के द्वारा खुद ही। वहीं हम ये भी देखते हैं कि ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर ऐसा लगता है खत्म हो गई है, जिसका कोई एंड में प्रायिकता नहीं निकली, जिसकी कोई एंड में निष्कर्ष नहीं निकला, कि 20 साल में जो अनिवार्य रूप से अलकायदा को खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ तालिबान की नहीं, अलकायदा की बात हो रही है कि अलकायदा की जो एक लाइन है, जो एक चेन है, उस चेन को तोड़ के हमें पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए था। वो हम देखते हैं आज भी नहीं हुई है। आज भी अलकायदा जिंदा है वहां पे, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसको बड़े होने में समय नहीं लगेगा जब ऐसे लोग वहां की सरकार में होंगे। तो हम डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे थे, हम पीस लाने की बात कर रहे थे, हम डेवलपमेंट लाने की बात कर रहे थे, वो नहीं किया जा सका। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट देखे केवल वहां पे, ऐसा लग रहा अपना बदला लिया, अपने इंटरेस्ट लिए और वहां से निकल गई। पाकिस्तान अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर का साथ दिया
कहने के लिए, लेकिन पीछे पीछे से हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने तालिबान को दमदार बनाए रखने के लिए साथ दिया। वहीं हम ये भी देखते हैं कि कतर, जो एक तरफ तो अमेरिका से संधियां कर रहा था, तो दूसरी तरफ अमेरिका और तालिबान के बीच में समझौता भी कतर के दोहा में ही हुए हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि जितने भी तालिबानी समझौते हुए हैं तो कतर ने भी साथ दिया। यूएई की बात कर लें, ईरान की बात कर लें, सऊदी अरेबिया की बात कर लें, हर कोई, मतलब हम ऐसे देखते हैं कि केवल यूएस है या यूएसएसआर है, यही लोग हैं जो एक्टिव हैं अफगानिस्तान में, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे देश हैं जो अफगानिस्तान में एक्टिव है, और सब लोगों ने केवल अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल फायदे देखे हैं वहां पे। एक मात्र भारत है जो वहां पे न्यूट्रल रहा है हमेशा से। भारत ने अपने फायदे के लिए नहीं देखे, भारत ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम किया, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए काम किया अफगानिस्तान में। भारत ने अपने फायदे वहां कभी नहीं देखे। भारत वहां पे पैसे लगाता था, कभी भी भारत ने अपने पैसे वापस निकालने के लिए काम नहीं किए। हम लोगों ने वहां पे सलमा डैम बनवाया, हम लोगों ने संसद बनवाई, हम लोगों ने स्टेडियम बनवाए, हमने रोडें बनवाई, हमने स्कूल्स बनवाए, हमने हॉस्टल्स बनवाए, हमने उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम किया। भारत ने कभी अपने फायदे के लिए अफगानिस्तान में काम नहीं किया। भारत अकेला ऐसा देश है, बाकी के सारे देश अपने फायदे के लिए घुसे हुए थे अफगानिस्तान में। भारत मात्र केवल एक चीज चाहता था हमेशा से, कि इसका रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट हो जाए और वहां पे आतंकवाद को खत्म किया जा सके, क्योंकि टेररिज्म इज ऑलवेज अ रियल थ्रेट फॉर इंडिया। क्योंकि अगर हम ओवरऑल में देखते हैं ना कि टेररिज्म से अभी तक सबसे ज्यादा किसको नुकसान हुआ, तो कुछ दिनों पहले एक रैंकिंग आई थी जिसमें इंडिया एट्थ नंबर पे है। तो टेररिज्म से अगर फर्स्ट में तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान ही है, लेकिन इंडिया एट्थ नंबर पे है जिस देश को टेररिज्म से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इकोनॉमिकली। तो इंडिया टेररिज्म से बहुत ज्यादा जूझता रहा है हमेशा से ही, और भारत मात्र ये चाहता था इस रिकंस्ट्रक्शन से कि अफगानिस्तान में टेररिज्म खत्म हो सके, जो कि नहीं हुआ। तो आज के समय में, क्योंकि भारत हमेशा से न्यूट्रल रहा है, भारत की खुद की इंटरेस्ट नहीं रहे कभी वहां भी, भारत ने रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम किया, तो आज के समय में जब तालिबान वहां पे आ भी गई है ना, तो हम देखते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि पहले जो ग्लोबली जिनको टेररिस्ट घोषित किया गया वो सरकारों में नहीं रहे। हम लोग देखते हैं ओमान में चले जाओ, लेबनान में चले जाओ, या तुम यूएई में चले जाओ, काफी ऐसे लोग रहे हैं जिनको ग्लोबली टेररिस्ट घोषित किया गया और वो सरकार में रहे, और बाद में उन्होंने अपनी टेरर गतिविधियां छोड़ दी और नॉर्मल सरकार चलाई है। तो अगर तालिबान सही से गवर्नमेंट चलाने की बात करती है तो भारत वहां पे एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, क्योंकि भारत के पास में अपनी एक इमेज है जिससे वो दिखा सकता है कि हमने कभी भी अपने इंटरेस्ट के लिए तुम्हारे यहाँ नहीं आए। पाकिस्तान इंटरेस्ट के लिए आया, ईरान इंटरेस्ट के लिए आया, ओमान इंटरेस्ट के लिए आया, यूएसए इंटरेस्ट के लिए आया, यूएसएसआर इंटरेस्ट के लिए आया। हम कभी भी अपने इंटरेस्ट के लिए तुम्हारे यहाँ नहीं आए, हम तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए आए थे। और ये चीजें भारत के पक्ष में भी हैं और भारत को फायदा भी दे सकती हैं। तो बस यही सब था इसमें कि आने वाले समय में देखना होगा होता क्या है, लेकिन अभी इंडिया एक मेन रोल निभा सकता है अफगानिस्तान में। तो आज अगर हम लोग 18 सितंबर की बात करें तो करंट से जितना भी जानना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी था वो तो यही था।